नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बड़े मुद्दे की। जी हां, महाराष्ट्र की खबर आपको बता रहा हूं। 10 से अधिक सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा करते हुए अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने अपने फैसले में याचिका की रखरखाव के निर्धारित परीक्षणों का पालन किया, जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे। 6 महीने चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने मामले का निपटारा कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि अजीत पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी है। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस वरिष्ठ नेता पर नए नाम और नई पार्टी चिन्ह तलाशने का दबाव बन गया। चुनाव आयोग ने नए नाम और सिंबल के लिए बुधवार तक की मोहलत दी थी। जनता के बीच अचानक अपरिचित होने की आशंका से बचने के लिए शरद पवार के लिए यह एक मुश्किल काम साबित हो रहा है। इसके बाद शरद पवार गुट ने बुधवार को इलेक्शन कमीशन को पार्टी के लिए 3 नए नाम भेजे थे, जैसा कि मांग की गई थी। पहला नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एस, दूसरा नाम नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार और तीसरा नाम नेशनल कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार है। अब कमीशन इनमें से कोई एक नाम शरद पवार गुट को देगा। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एनसीपी अजीत पवार गुट से वकील अभिकल्प प्रताप सिंह ने कैविएट दायर की है, ताकि जब दूसरा समूह यानी शरद पवार गुट शीर्ष अदालत में अपनी बात रखता है तो अजीत पवार गुट के खिलाफ कोई एक तरफा आदेश पारित नहीं किया जाए, उनकी भी बात सुनी जाएगी। ऐसे में सवाल है कि दूसरे गुट का क्या होगा। किन घटकों से यह तय किया गया कि असली मालिक पार्टी का कौन है? इसका क्या इसके बाद शरद पवार की पार्टी चुप बैठ जाएगी? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले आप देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। चुनाव आयोग ने मंगलवार को कहा कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है। साथ ही आयोग ने शरद पवार को नए राजनीतिक दल के लिए 3 नाम देने को कहा। महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39A का पालन करने के लिए ये खास रियादत दी गई है। चुनाव आयोग ने 6 महीने तक चली 10 सुनवाई के बाद यह फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि विधायकों की संख्या के बहुमत ने अजित गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने में मदद की। हालांकि शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। अजित पवार 2 जुलाई 2023 को एनसीपी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपने साथ एनसीपी के 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। गठबंधन सरकार में अजित को डिप्टी सीएम बनाया गया है। इसके बाद अजित ने 5 जुलाई 2023 को शरद पवार को एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया था। उन्होंने खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था। अजित का कहना था कि मुंबई में 30 जून 2023 को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला हुआ था। अजित पवार ने चुनाव आयोग में एनसीपी के नाम निशान पर अपना दावा जताते हुए 30 जून को लेटर भेजा था। वहीं शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने 3 जुलाई को आयोग से अजित समेत 9 मंत्रियों सहित 31 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। शरद से बगावत के बाद अजित ने 30 जून को दावा किया था कि बहुमत उनके पास है, इसलिए पार्टी पर उनका अधिकार है। आयोग में याचिका दायर कर अजित ने 9000 से ज्यादा दस्तावेज पेश किए थे। बता दें, 2000 के तत्कालीन चुनाव परिणामों के आधार पर एनसीपी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 अप्रैल 2023 को छिन गया था। अब यह केवल महाराष्ट्र और नागालैंड में क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता रखती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह और दल के नाम की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गई है। अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। इसी के साथ उन्होंने सुनवाई की मांग की है कि क्या शरद पवार गुट असली एनसीपी घोषित किए जाने वाले चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दे रहा है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि आज यानी बुधवार को शरद पवार चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। हालांकि उनसे पहले ही अजित पवार गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कैविएट दाखिल भी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो आपने देखा किस तरीके से यहां पर अजीत पवार का जो गुट है वो फायदे में नजर आ रहा है। उनको जिस तरीके से चुनाव चिन्ह दे दिया गया और शरद पवार के गुट के लिए अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। लेकिन अब क्या ये पूरी जो लड़ाई है ये केवल राजनीति तक रहेगी या फिर ये कानूनी लड़ाई बन जाएगी? इस पर आगे क्या फैसला लिया जाएगा शरद पवार गुट की तरफ से, और अजीत पवार गुट को किस तरीके से यहां पर जो चुनाव चिन्ह मिल चुका है और सब पावर्स मिल चुकी हैं, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा अगर चुनाव आयोग के द्वारा अगर यह फैसला लिया जाता है तो बहुत बड़ी जीत के रूप में अजीत पवार गुट के लिए यह माना जा सकता है। तमाम गेस्ट भी हमारे जुड़ेंगे, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पर दूसरा गुट जो है वो धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है, कह रहा है आपने हमारे साथ धोखा कर दिया है। लेकिन जब एक परिवार की बात होती है, सब कुछ ठीक तरीके से हैंडल किया जा सकता है, तो एक बार ये टूट जब सामने आई है तो कई यहां पर प्रश्न चिन्ह जो है वो सामने आ जाते हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से भी आप ये समझिए, जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कैसे महाराष्ट्र की राजनीति में अब कितने बदलाव देखने को मिले। आरक्षण का मुद्दा भी आपने देखा था कैसे यहां पर तूल पकड़ रहा था, और अब यह नया मुद्दा अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है और महाराष्ट्र का वहां महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से इस मुद्दे को आप समझेंगे कैसे पार्टी को चुनाव चिन्ह भी मिल गया है और कई पावर्स की बात भी कहेंगे। असली पार्टी के अब जो नेता है वो अजीत पवार की तरफ से, और लेकिन शरद पवार ग्रुप की जो गुट की मुश्किलें हैं वो यहां पर खत्म होती नजर नहीं आ रही। लोकसभा अब जब चुनाव की बात करें, सब कुछ नजदीक है, सारे चुनाव यहां समीप आ चुके हैं, और उस दौरान अगर ऐसा कुछ होता है तो यह बेहद चिंताजनक हो जाता है। तो परीक्षणों का पालन किया, जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण किया गया, और संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे। इलेक्शन कमीशन के द्वारा 6 महीने चली सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने मामले का निपटारा कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि अजीत पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी है। अब देखिए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब इस तरीके का कुछ होना, पार्टी चिन्ह चला जाना, नया चिन्ह तलाश करना, ये सभी दबाव जो है शरद पवार गुट पर आ चुके हैं। मैं चाहूंगा हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो तभी सब यहां पर इस वक्त जो मौजूद हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर आपके आ गए। मैं स्वागत करना चाहूंगा तमाम हमारे पैनलिस्ट का। और आप देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो अचंभित करता है, चौंकाता है हम लोगों को। मैं यहां पर स्वागत करना चाहूंगा प्रशांत पवार जी का, वो हमारे साथ हैं यहां पर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। और साथ साथ बहुत और भी मेहमान हैं, राजपुंज जी हमारे साथ हैं, और जयदीप पेंडके जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी का करना चाहूंगा। किस तरीके से राजनीति में जो बदलाव यहां पर आ चुका है उसके बारे में अधिक जानकारी लेना, अधिक उसके बारे में अगर समझने का प्रयास हम करेंगे, तो प्रशांत पवार जी, मैं आपसे अगर पूछूं, इस तरीके का अगर बदलाव आया है, आरोप अगर दूसरे दल की तरफ से लगाया गया है, कैसे यहां पर पार्टी का सिंबल चला जाता है, पार्टी की पावर्स चली जाती हैं और नाम चला जाना एक तरीके से बहुत बड़ा धक्का है, और आरोप लगाया जाता है अजीत पवार गुट पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पूरे मामले पर? मैं मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 साहब बोलिए। नहीं, चिन्ह और जो राष्ट्रवादी का नाम है वो तो हमारा ही है ना। हमारे पास से कहा गया, हम लोगों की ओरिजिनल पार्टी है, और उसके अध्यक्ष माननीय अजीत दादा पवार ही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो पार्टी टूटने का भी कोई सवाल नहीं उठता, और पार्टी में से कोई गया भी नहीं और कोई आया भी नहीं है। और निवडणूक आयोग ने जो सब पेपर देख के जो रिजल्ट दिया हुआ है वो हमारे फेवर में दिया है, इसलिए वो तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि आज हमारे पास में 40 एमएलए है, एमपीज है, पूरे संगठन हमारे पास में है, तो उसके वजह से ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि हमारा ये हमको मिला है या ऐसा। क्या बोलते हैं आप जो बोल रहे हैं कि पार्टी टूट गई, ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस ये अजीत दादा पवार की। जी बोलिए। बिल्कुल ठीक है, तो आप यहां पर कह रहे हैं कोई आरोप यहां पर जो है वो नहीं लगता है, लेकिन आरोप तो यहां पर वो लगा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर जो पार्टी चिन्ह जो है वो हमारा चला गया। यहां पर शिवसेना की तरफ से जो उद्धव बाला साहब ठाकरे का ग्रुप है, वहां पर आदित्य ठाकरे जो है वो कह रहे हैं कि ईसीआई का जो डिसीजन है अजीत पवार के फैक्शन को यहां पर असली एनसीपी बताने का, वो भी गलत है, उसके वो खंडन करते हैं कि इस तरीके से सब कुछ नहीं होना चाहिए। तमाम आरोप इस वक्त दोनों पार्टियों की तरफ से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन शरद पवार जी की तरफ से जो उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार यहां पर बढ़ रही हैं। मैं चाहूंगा तमाम हमारे पैनलिस्ट जो हैं वापस पुनः आपके टीवी स्क्रीन पर आएंगे और आपको चर्चा करते हुए ये बताया जाएगा कैसे अब ये इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यहां पर कोई टूट नहीं है, असली गुट जो है हमारे साथ था। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, जयदीप पेंडके भी हमारे साथ शिवसेना गुट के, वो भी आप हैं यहां पर। आप बताइए, एक बार तो पहले यहां पर
शिवसेना के साथ जिस तरीके से हुआ था वहां पर आरोप लगाया गया था कि दो गुट हो गए, अब यहां पर एनसीपी के साथ ऐसा दूसरी बार हो रहा है, तो ये बिल्कुल एक फ्लैशबैक की तरीके से हो रहा है कि पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा हुआ था। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? यहां पर कहा जा रहा है कि अजीत पवार गुट जो है वो उनकी तरफ से, उनकी पार्टी के मेंबर की तरफ से कहा जा रहा है कि हम असली गुट हैं, ये जो उनका क्लेम है वो गलत है, लेकिन वो यहां पर इलेक्शन कमीशन पर यहां पर आरोप लगाया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? जब तक बीजेपी में ये लोग हाथ मिला के गवर्नमेंट में आते नहीं, तब तक इनकी पार्टी जो होती है वो पवार साहब की होती है। और जैसे ही बीजेपी के गुट में शामिल हो जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो इनको अध्यक्ष जो है वो अभी इनको अजीत दादा दिख रहे हैं। 6 महीने पहले वाईबी चौहान सेंटर में जो हुआ था, तब क्यों अजीत पवार ने नहीं बोला था कि पवार मैं अध्यक्ष मैं हूं तो मैं इस पे करूंगा? कैसा है, बीजेपी के साथ जो भी आ रहा है, राम नाम जपना और पराया माल अपना, इनका कोई है नहीं। अध्यक्ष कौन था हमारे इसमें भी? उद्धव साहब थे। उद्धव साहब वो मिंदे उधर गए तो उनको दे दिया शिवसेना। आज अजीत पवार बीजेपी गुट में चले गए तो उनको दे दिया एनसीपी। अभी तक मोदी साहब क्या बोल रहे थे कि नेशनल करप्ट पार्टी, यानी आज नेशनल करप्ट पार्टी को अपने साथ में लेके आप कौन सा करप्शन करने वाले नया? हर चीज कैसा है अभी बीजेपी का हो चुका है, राम नाम जपना और पराया माल अपना। ना एनसीपी उनकी थी ना शिवसेना उनकी थी, बट उनके साथ में आज पार्टी लेके दोनों आज वो अपनी सरकार चला रहे हैं। तो आप मुख्य आरोप यहाँ पर भाजपा पर सीधे तौर पर लगा रहे हैं कि सब कुछ किया धरा जो है भाजपा के द्वारा किया धरा गया। जी 100% ये सबको मालूम है। हाँ। और जो मेरे एनसीपी के मेरे बड़े भैया है प्रशांत भैया, वो मेरे बड़े भैया है, मेरे बहुत क्लोज मित्र है, उनको भी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। और जो भी चीजें हो रही है वो वही तो मैं कह रहा हूं, इतना प्रेम जो है, इतना भाईचारा परिवार की तरीके से जब बात की जाती है, लेकिन यहां पर वो ये दावा करते हैं कि हमारा जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया, आयोग की तरफ से जो फैसला आया है इसको स्वीकारना चाहिए, हमारे पास बहुमत है। 6 महीने पहले क्यों आईबी सेंटर में अजीत पवार ने बोला दे माइक तू इधर दे, तू इधर कर, तू इधर कर, तब क्यों नहीं बोला कि अब आईबी सेंटर में क्यों बैठे सब लोग? अब पवार अध्यक्ष तो मैं हूँ, फिर सब लोग शरद पवार जी के नीचे क्यों बैठे थे सब लोग कि नहीं आप अध्यक्ष पद छोड़ो मत, अध्यक्ष पद छोड़ो मत, क्यों बोला गया तब तो जरूरत नहीं थी। फिर 6 महीने बाद कहां से जब बीजेपी गुट में आते हैं और बीजेपी गुट में आने के बाद इनकी पार्टी हो जाती है, इलेक्शन कमीशन उनको दे देती है। मिंदे बोलता है हमारी पार्टी शिवसेना, उनको मिल जाती है। ऐसा बीजेपी में आने के बाद ही क्यों होता है? मैं तो आपको बोल रहा ना, कल सड़क से भी उठी हुई पार्टी अगर बोलेगी ना कि ये पार्टी हमारी है, कल जाके अजीत पवार अगर कुछ अलग रास्ते पे जाते हैं और किसी XYZ नगर सेवक ने भी अगर बोल दिया कि ये पार्टी हमारी है, तो बीजेपी उसको ही देगी। करके बोल रहा हूँ ना मैं, राम नाम जपना और परामाल अपना, ये बीजेपी का भी ठीक है। बीजेपी का रिएक्शन यहाँ पर आपकी बात पर ले लेते हैं। माधुरी यादवान जी, आप यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरीके से सारा आरोप यहाँ पर जयदीप जी आपके लगा रहे हैं, उद्धव गुट के वो हैं कि सब कुछ किया धरा यहाँ पर भाजपा की तरफ से है, यहाँ पर जो भाजपा के साथ होना चाहता है उसी को फायदा होता है, ये सोच के ये आरोप तमाम आपकी तरफ लगाए जा रहे हैं। करप्शन करना है, क्या करना है, ये आपका जवाब आ रहा है। उनकी ठीक है, बिल्कुल माधुरी जी का रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल ले लीजिए। ऐसा है कि जैसे लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगते हैं, तो वैसा उनको लग रहा है अभी उनके पास से सत्ता गया, चिन्ह गया। ये संवैधानिक लड़ाई है और ये संवैधानिक लड़ाई ऐसे ही नहीं लड़ी गई। वो रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट एक्ट 1968, इसके तहत ये रिजर्वेशन की और ये जो लड़ाई है वो लड़ाई गई। और इसमें और एक बात है, सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन और सुभाष देसाई वर्सेस राज्यपाल मुंबई, ये सब केसेस का यहाँ ब्यौरा दिया गया है और उसके आधार से ये निकाल हुआ है। हम अगर संविधान मानते हैं तो संविधान की तरफ से जो संवैधानिक लड़ाई है उसमें जो निकाल आता है, उसमें जो जजमेंट आता है, वो हम मान्य नहीं करते तो हम कैसे संविधान मानते हैं? तो मेरा ही कहना है कि अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर हम कायदा कानून मानते हैं, कायदा कानून की तरफ अगर कुछ जजमेंट आता है, अपने सरीका आता है या खिलाफ आता है, हमारे सरीका आता है तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन खिलाफ आता है तो हम कुछ भी बोलने लगते हैं। जैसा अभी आपने इन्होंने बोला राम नाम 40 साल तक ये पराया माल नहीं है, ये पराया माल नहीं है, ये खुद इनका था जो जिनको मिल गया और ये न्यायिक लड़ाई थी, तो हक था वो उनको मिल गया, ये पराया माल नहीं था।
ठीक है, बिल्कुल पराया माल नहीं था ये आप कह रहे हैं। यहां पर जिस तरीके से यहां पर दावा किया जा रहा है, ठीक है। अब एनसीपी शरद पवार गुट की भी यहां पर बात ले लेते हैं। अधिवक्ता चंद्रकांत ठोमरे जी भी यहां पर मौजूद हैं। आपका धन्यवाद, आपने यहां पर ज्वाइन किया। पूरे घटनाक्रम पर अगर आपकी प्रतिक्रिया रहेगी तो किस तरीके की रहेगी? पार्टी का चुनाव चिन्ह अगर चला जाता है, वो तमाम वो कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी थी, यहां पर टूट तो किस तरीके से हो गई? मेजोरिटी हमारे पास है, सब कुछ हमारे पास, नेता के नंबर्स हैं हमारे पास, आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हमने धोखा दे दिया गया, धोखा दिया? चंद्रकांत ठोमरे जी। चंद्रकांत ठोमरे जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आप पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई अजीत पवार गुट ने धोखा दिया है, तो किस आधार पर किया जा रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन के द्वारा फैसला अगर आता है और हमारे हक में बहुमत है, सब कुछ हमारे फेवर में है, तो इसमें आरोप आपका सही कैसे माना जाए? चंद्रकांत ठोमरे जी को शायद मेरी आवाज यहां पर नहीं पहुंच रही है। मैं चाहूंगा पुनः उनको एक बार फिर राजपुंज जी आपके पास मैं यहां पर आता हूं। लेकिन ये जो बिल्कुल इसको इसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जिस तरीके से शिवसेना के साथ में हुआ था, जब शिवसेना के दो गुट बन गए थे, बिल्कुल उसी तरीके से इसको देखा जा रहा है। लेकिन अजीत का गुट जो है, अजीत पवार जी का गुट है, वो कह रहा है कि हमारे पास बहुमत, सब कुछ हमारे फेवर में, जो कुछ हुआ कानूनी तौर पर हुआ, इसमें कोई भी हेराफेरी नहीं की गई है। आपका रिएक्शन इस पर क्या रहेगा? देखिए शिवम जी, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ देखिए एलिगेशन लगना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उनको लगता था कि इस प्रकार से बार बार एलिगेशन लगाना कि ईसी इस प्रकार से काम कर रही है, सीबीआई इस प्रकार से काम कर रही है, ईडी इस प्रकार से। अरे भाई, अगर कुछ गलत किया है तो आप लोग क्यों नहीं उसको डिफेंड करते? आप उसको क्यों नहीं बोलते? जब आपने गलत किया होगा तभी तो ऐसा हो रहा है आपके साथ। और दूसरी तरफ अगर इस प्रकार से अगर फूट पड़ रही है, जो ये इस प्रकार से कार्यवाही हो रही है, तो आज अजीत दादा पवार जो है, उन्होंने पहले ही ये शपथ ले ली थी एक तरह से एनसीपी में रह के कि मैं बिल्कुल उस गठबंधन के साथ जाऊंगा जहां पर इस गठबंधन में आप देख ही रहे हो क्या रहे हैं। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। हर कोई जानता है ये क्या है। और हम कहीं भी गलत नहीं थे। हम तो अपने जहां से हम शुरू हुए थे, हम वहीं पे आ गए अपनी असली जगह पे, जहां हमारी विचारधारा मिलती थी, जहां हमारा हिंदुत्व मिलता था, जहां हमें पता था कि 2019 में हमने इलेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर लड़ा था, और वहीं पे हम दोबारा खड़े हैं। इसमें हम तो कहीं गलत है ही नहीं। आज यहाँ पे खड़े होके जगदीप भाई जो एलिगेशन लगा रहे हैं, जो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ये हुआ, इसके साथ वो हुआ, ये सब गलत है, सब निराधार है। वो ठीक है, आज इनको नहीं इस प्रकार से समझ आ रहा तो इस प्रकार से कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज। पर राजपुंज जी, क्या आप कह रहे हैं कि जयदीप पेंडके जी जो यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप कह रहे हैं दूसरे गुट ने धोखा किया था, हम अलायंस के साथ आके चुनाव लड़े थे, उसके बाद धोखा दे दिया गया, ये आपका आरोप है क्या? बिल्कुल। देखिए यहाँ पर देखिए धोखा कब कोई देता है? धोखा किसी को कोई नहीं देता। आप गलत करते हैं तो दूसरा भी आपके साथ खड़ा होके नहीं चल सकता। वो भी कहीं ना कहीं सही जगह पे जाएगा जहां से वो जाना चाहता है। तो यहाँ राजनीति है, यहाँ तो रात क्या सेकंड्स में इधर से उधर समीकरण बदल जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर वो चले गए, उनकी अपनी मर्जी है, उनके ये तो नहीं कि वो सबको पकड़ के ले गए कि बंद करके ले गए। अरे भाई, अपनी मर्जी से कोई गया होगा। आज हम अपनी विचारधारा के तहत आज अगर प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े हैं, तो जहां से हम शुरू हुए तो वहीं जुड़े हैं ना। हमने क्या गलत कर दिया? हमने ऐसा क्या गलत किया? हम तो वहीं के वहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। जयदीप जी, आपका रिएक्शन यहां पर ले लेते हैं। वो कह रहे हैं अपनी मर्जी से गए, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की। पीएम मोदी के साथ जब चुनाव लड़ने की बात, जयदीप जी आपके पास ही आ रहा हूं मैं, आपके पास ही आ रहे हैं। अब आपका क्या रिएक्शन है? कह रहे हैं कि भाई जो सब कुछ हो रहा है कानून के तहत हो रहा है। विचारधारा की अगर लड़ाई थी, विचारधारा हमने तो बदलाव नहीं किया था, विचार कैसे बदल गए पोस्ट चुनाव या फिर पोस्ट रिजल्ट? आपका रिएक्शन इस पे? अपने जोर जबरदस्ती जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जोर जबरदस्ती उसकी बात ही नहीं आ रही है। यहाँ पे ईडी, सीबीआई और पुलिस वाले जो है ना, जो सेंट्रल एजेंसीज है, उनके बदौलत गए ये लोग। ये कोई अपने मर्जी से, इनके तरफ जो जाने वाले 20 लोग हैं जिनके नाम मैं ले सकता, उनके तरफ ईडी लगी थी, उनकी तरफ सीबीआई लगी थी, इनकम टैक्स लगा था, उसके कारण। आप अगर बार बार आपने सब पता है ना महाराष्ट्र में क्या हुआ था, आपको मालूम है? देखिए आपने सह लिया उस विचारधारा के अंदर आप रह के आपने वो करा। आप हनुमान चालीसा को देख लीजिए कि किस प्रकार से हनुमान चालीसा के ऊपर की बात कर दिया था। 70,000 करोड़ का आपने अजीत दादा हिंदुत्व की पार्टी कहते हैं, वैसे आप क्या कहते हैं? हिंदुत्व की पार्टी है। क्या कहते हैं? राम नाम जपना पड़ा हमारा अपना। अरे राम नहीं, राम का ही तो मुद्दा। जयदीप जी बिल्कुल, हम तो राम नाम ही जप रहे हैं। नहीं ठीक है। जयदीप जी ये कह रहे हैं, जयदीप जी मेरा एक प्रश्न अब सुन लीजिए। उनका कहना है कि आप हिंदुत्व के मुद्दे वाली पार्टी थे, लेकिन आपकी विचारधारा में बदलाव देखा गया, ये भी इनका आरोप है। क्या इस बात से सहमत है? हम लोग मुंह में राम और बगल में चूरी लेके नहीं, मुंह में राम और हाथ में काम, ये हमारा शिवसेना का एजेंडा है, वही लेके आगे बढ़े। इनको इनका डर था सीबीआई ईडी का करके, ये लोग भाग के उधर गए, गद्दारी की इन लोगों ने।
ये कोई आंखें मिला के हम गद्दारी नहीं करी है, हमने गदर किया है। पहले हमने कोई गद्दारी नहीं करी है, हमने गदर किया है क्योंकि हमें नहीं मंजूर था अपनी विचारधारा। आप लोग बदल सकते हैं, आप जनता के बीच में जाएंगे कैसे? ये तो हम जनता जवाब देने वाली है। और रुक जाइए 2 महीने, जनता जवाब देने के लिए खड़ी है दरवाजे पर। कल्याण आ गया ना, बीजेपी का अंदर एक गन लेके आपके लोगों को मार रहा है, इससे बुरी कंडीशन आने वाली आपकी। देखिए वो जदीप जी जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं ना, वो चीज राजनीति को लेकर नहीं है। वो किसी का डिफरेंस भी आपका भी किसी के साथ हो सकता है, जमीन को लेकर किसी का जमीनी तौर के ऊपर है, वो कोई आपस में लेन देन का मामला है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप उसको राजनीति पर बनाइए। जनपद गायकवाड़ मेरे भी अच्छे मित्र थे, मुझे मालूम है, मेरी उनके बेटे से बात भी हुई। इस मैटर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सुनिए पहले बात सुनिए ध्यान से। वहां राजनीति का मैटर नहीं है, वो एक अपना उनका लेन देन का मैटर था जिसकी वजह से वो वहां पे हालात ऐसे हुए। वो आपके ऊपर अभी बारी आ गई ना, आप बोलते राजनीति का मैटर नहीं है। राजनीति के मैटर में राजनीति ठीक है, राजनीति तो है ही है, राजनीति का मैटर ये है ही। लेकिन प्रशांत पवार जी, अब इनका आपका रिएक्शन मैं ले लेता हूं। बिल्कुल, आप दोनों की बात बिल्कुल सही है। अजीत गुट की तरफ से काफी यहां पर क्लेम्स किए गए हैं, पार्टी हेडक्वार्टर का दावा यहां पर जो है, उसके बाद में और भी क्या कुछ और दावे हैं, पार्टी फंड्स के बारे में भी चर्चा चल रही है। प्रशांत पवार जी, अब आगे का क्या पूरा, अगर मैं आप पूरा प्रोटोकॉल अगर समझाएं, किस तरीके से आप आगे की कार्रवाई करने वाले हैं अजीत गुट की तरफ से, और क्या क्या मांगे जो है की जाएंगी? हमारी कोई भी मांग नहीं है। हमारा ओरिजिनल राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ये हमारा ही है, जो हम लोग जनता के बीच में जाके जनता के प्रश्न छुड़ाने का काम माननीय अजीत दादा पवार और माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल ये करते हैं। इसलिए ये बाकी लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो काम करता है उसके ऊपर उंगली उठाने का ये लोग काम करते। अभी हमारे कुछ लोग जो है, जो अजीत दादा को सुबह शाम कुछ तो भी उठे बराबर गाली देना, ये देना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बाप को घर से निकाल दिया वगैरह वगैरह। अब मेरे को एक बात बताइए कि जिस बाप ने, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको बड़ा होने के बाद में जो प्रॉपर्टी देता है कि बोलता ये तेरे सामने के फ्यूचर के लिए है, उस लड़के ने वहां पे घर बनाया और पूरा के पूरा घर संभाला उसने। वो क्या गलत काम किया? और कौन सा गलत काम किया था अजीत दादा ने? क्यों ये महाराष्ट्र में शरद पवार साहब के साथ में मिलके पार्टी नहीं बढ़ाया क्या इन्होंने? यानी इनका कोई काम नहीं है क्या? ये अकेले ही किसी का काम है? ये इस टाइप की जो बातें करते कि पार्टी चोरी गई, ये गद्दार है। अरे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि संजय राउत जिस इसके ऊपर में चुन किया है, जिनको वो गद्दार बोलते, उन्हें राजीनामा देना चाहिए। क्यों नहीं राजीनामा दे रहे? वो गद्दारों के वोट के ऊपर चुन के आ रहे, और वो गद्दार नहीं है, लेकिन जिसने वोटिंग किया वो गद्दार है। ये ऐसा कभी होता है क्या? और सही में ताकत है ना खुद में, उन्होंने राजीनामा देना चाहिए और पब्लिक में आना चाहिए। हम तो बोलते हैं ना, हमने जो पार्टी चलाई हुई, हम जनता के लिए मैदान में आज सुबह से उठ के आप अजीत दादा ऐसे, इनका क्या काम है अजीत दादा को बोलने का? ये कौन से पार्टी के स्पोक्स पर्सन है? ये क्या ऑल इंडिया के स्पोक्स पर्सन है क्या? कोई कहाँ पे कुछ भी हुआ तो भी अपना झंडा खड़ा करने के बीच में। अरे आप आपके पक्ष के बारे में बोलो, वो पक्ष जो बचा है वो बचाओ, नहीं तो वो भी डूब जाएगा आने। ठीक है, वो भी डूब जाएगा। चंद्रकांत डोंबरे जी भी हमारे साथ हैं, शरद पवार गुट के वो नेता हैं, अब वो प्रवक्ता यहाँ पर हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि ये जो कुछ भी हो रहा है, पार्टी सिंबल का यहाँ पर चला जाना, वो तमाम घटनाक्रम का होना, उसके बाद जिस तरीके से ये भी खबर है कि पार्टी हेडक्वार्टर पर भी क्लेम होगा, फंड्स के बारे में भी चर्चा होना, इसकी और जानकारी में जो है वो अजीत गुट के प्रवक्ता से फिर लूंगा, प्रशांत पवार जी से। लेकिन आपका ठोमरे जी, क्या पूरा प्रतिक्रिया रहेगी जो कुछ हुआ है? आगे का पूरा क्या काम, क्या किस तरीके से किया जाएगा, कैसे आगे की कार्रवाई की जाएगी? अगर इसमें आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या फिर और कोई स्टेप्स हैं? ये तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन मैं घटना, हमारे राष्ट्रवादी की जो घटना है उसका स्टडी कर 10-20 साल से, मैं जब राष्ट्रवादी स्थापना तब से स्टडी करता हूँ कि जब पवार साहब जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और ये सब इलेक्शन हो गए, फिर ये तो पार्टी तोड़ना, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इशारे पे चल रहा है, शिवसेना राष्ट्रवादी, ये बहुत गलत है।
पहले अभी इतिहास में ऐसा कहीं निकाल नहीं देखा हमने। अभी 40 साल से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन ऐसा निकाल केंद्र के इन्फ्लुएंस से कोई इलेक्शन कमीशन लेता नहीं है। आज तो हम तो रास्ते पे उतरेंगे। आज जो सही राष्ट्रवादी है, जो उसका जवाब ठोमरे जी, तो क्या आप इलेक्शन कमीशन पर यहाँ सवाल कर रहे हैं? क्या आपको इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर शक है? किसके डायरेक्शन से चल रहा है? अच्छा। पहले शिवसेना खत्म होती है, दूसरे बाद राष्ट्रवादी खत्म करते हैं। अरे कोई तो घटना देखो, पक्ष का घटना देखा, ऐसा कोई भी नहीं उनका। पर इलेक्शन कमीशन कैसे सेंटर की गाइडलाइन से चल जाएगी? माधुरी जी, आप इस बात का खंडन करती हैं, इनकी बात से सहमत है? जिस तरीके से आरोप आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं तमाम सेंट्रल एजेंसीज भी काम कर रही हैं, लेकिन ठोमरे जी, इलेक्शन कमीशन पर यहां पर सवालिया निशान उठाना, आपको ये भी देखना होगा कि जिस राज्य में भाजपा नहीं है वहां पर जो अलग कोई और पार्टी चुनाव जीतती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को हर जगह गुनहगार बताया जाए? माधुरी जी, पहले आपका स्टैंड, आपके आरोप को बिल्कुल यहां पर जवाब ले लेते हैं भाजपा की नेता से। बोलता है जो 1 से 5 इलेक्शन कमीशन के ऊपर इनका भरोसा नहीं था, तो इन्होंने उनके सामने आना ही नहीं था ना। इलेक्शन कमीशन ने दोनों पक्षों के लिए उनकी बात रखने के लिए टाइम दिया था। दोनों पक्षों ने उनकी बात रखी थी, तब तक सब सही चल रहा था। लेकिन जब जजमेंट आता है तो वो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि वो उनके खिलाफ गया है। मैं तो ये कहूंगी कि इन्होंने इनका पक्ष जब खड़ा किया था, जो नींव रखी थी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो इन्होंने बोया था वही इन्होंने अभी पाया है, और ये रिबाउंस होके उनके पास आया है। तो अभी इनको बहुत दुख लग रहा है। लेकिन यहाँ ये सब जो प्रक्रिया चल रही थी, इसमें बीजेपी को लाना कोई सही बात नहीं है। बीजेपी का इसमें कोई पर माधुरी जी, जयदीप पेंडके कह रहे हैं कि भाई जिस पर माधुरी जी, जयदीप जी कह रहे हैं कि जिनको यहाँ पर डर है ईडी सीबीआई का, वो जाते हैं, दर बदलते हैं, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? क्या इसका क्या जवाब होगा? कैसे सहमत होंगी? ईडी सीबीआई का डर जो है, इनको ये सब तरफ गलत फहमी फैला रहे हैं। ईडी सीबीआई की जो कार्यवाही है वो चालू रहती है। वो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं गया तो वो कार्रवाई बंद हो जाती है। ये ऐसी बात नहीं है, इनको भी समझ में आता है। बिल्कुल, लेकिन कैसा है कि सब तरफ ऐसी बातें फैलाना ये इनका काम है। और ये बातें फैला के सबको ऐसा बहलाना फुसलाना। ठोमरे जी, आप आरोप यहाँ पर, अगर आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा पर, तो अगर वो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो पार्टी का टूटना संभव कैसे हो पा रहा है? आपको भी तो एकजुट रहने का प्रयास यहाँ पर करना चाहिए था। वहां पर भी तो कुछ लूप होल्स होंगे, उसके बारे में भी अगर आप चर्चा करें। ठोमरे जी का ऑडियो बिल्कुल। प्रशांत पवार जी आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पर ठोमरे जी का एक रिएक्शन लेंगे। नेता टूट गए, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता टूट गए नहीं। ये ध्यान में रखना चाहिए बीजेपी वाले ने। जिसके ऊपर आरोप होते हैं वो उनके पास जाता है। ये बहुत गलत है। ये 50 साल में अभी मैं तो 62 साल का हूँ, कांग्रेस से पहले से काम करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा विरोध के पार्टी को आरोप लगा और फिर उनके साथ ले लो। ये बराबर नहीं है। ये भाजपा का काम है। अभी भाजपा को कीमत चुकाना पड़ेगी उसकी। ठीक है, जिस पर आरोप है, यहाँ पर जिस पर आरोप है, प्रशांत पवार जी इनकी बातों से सहमत हैं क्या? किस तरीके से उन्होंने कह दिया कि जिस पर आरोप है, जिस पर कोई शक है, जिसको ईडी सीबीआई का डर होता है, वो चला जाता है। कार्यकर्ता ईडी और सीबीआई ये क्या आज पहली बार आया क्या 10 साल में? इसके पहले ईडी और सीबीआई नहीं था क्या? इंदिरा जी ने उसका उपयोग नहीं किया क्या ईडी और सीबीआई का? ये पहली बार ही कोई अरे चोर अगर चोरी करता है तो पुलिस को मालूम हो जाता नहीं एक चोर है करके, तो उसकी तो इंक्वायरी करेगा ही कोई ना कोई कि उसको छोड़ देगा वो। जब आपने को डर हमारे पक्ष में, अगर आपका कहना है कि ईडी सीबीआई के वजह से गए, अगर 2-4 जन के ऊपर ईडी सीबीआई, लेकिन हमारे यहाँ तो 45 आमदार है ना, उनके ऊपर में तो कोई ईडी नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है। ठीक है, वो कहाँ से आए? तो फिर ठीक है, जनता की सेवा करना है हमको, इनको जनता की सेवा नहीं करना था। 2.5 साल तो उनके मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकले, घर के बाहर, घर में चला। तो आपका जयदीप क्या ये इन लोगों ने कभी ये भी नहीं सोचा था। आज एक भी फाइल पे साइन नहीं किए। कितने दिन गए इनके मुख्यमंत्री? 32 डेज गए सिर्फ मंत्रालय में। कितने दिन में से गए वो? कम से कम नहीं कुछ तो 370 दिन में सिर्फ 32 दिन गए वो। ठीक है क्या? ठीक है जयदीप आप कोई तरीका है क्या? और ईडी सीबीआई के ऊपर में बार बार बोलना, अरे तुम्हारे पास बात नहीं है, तुम जनता के बीच में पहुंच नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास वैसा कोई एजेंडा नहीं है।
ये तो कौन सी बात जब है? तुम्हारे को मालूम है लेकिन जयदीप, अगर आपके पास ये आरोप है तो आप कोर्ट का भी तो रुख कर सकते हैं आपकी पार्टी की तरफ नहीं से। नहीं, तो हम तो बोल रहे ना, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए ना, हम नहीं जा रहे सुप्रीम कोर्ट में, तभी नहीं जाना चाहिए। बात कर रही है अभी इनके पास में सुबह उठ के भोंगा बजाने के अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा देखिए, आप कह रहे हैं बच्चा बच्चा बोल रहा है, लेकिन वोट परसेंटेज भी तो उनका बढ़ता जा रहा है लगातार। उनकी जो पार्टी अगर बार बार चुनाव जीत रही है तो बच्चा बच्चा शायद वोट भी तो वहां पर कर रहा होगा, बच्चा बच्चा वोट भी तो कर रहा होगा। आप इनको अभी अभी क्या बोलेंगे, अब चुनाव में अगर हम लोग जीतेंगे तो बोलेंगे कि ईवीएम की वजह से जीते। ठीक है, जब इनकी सरकार तब ईवीएम बन जाएंगे इनके पास में। ठीक है, बीएमसी के इलेक्शन करने वाला माधुरी जी, तमाम आरोप, सारे आरोप जो हैं भाजपा पर लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पर भाजपा करा रही है, लेकिन यहाँ पर दो दल आपस में लड़ते जाते हैं। अगर दल अगर अलग हो रहे हैं, इस पर भाजपा जिम्मेदार है। सब कुछ क्या भाजपा की जिम्मेदारी है? नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हैं, आप बीजेपी इसको भी यूज एंड थ्रो करने वाले, चूज के फेंक देंगे। ऐसा है, अभी बोलने के लिए ठीक है, माधुरी जी को बोलने दीजिए, प्लीज 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 अभी प्लीज। इनको डर लग रहा है। अगली बार 400 पार का जो नारा है, ठीक है, ये सब इससे एक बार मोदी ईशान जी, माधुरी जी का रिएक्शन आने दीजिए एक बार प्लीज। और बीजेपी को अगर रोकना है तो क्या करना चाहिए? जयदीप जी, बीजेपी के लिए कंप्लीट क्या होने बोलना दीजिए, लास्ट चाहिए? एक्शन लिया जाए। ये सब साजिश इनकी है। हाँ। और पहले ही मैंने बोला था, हाँ। इन्होंने जो किया था, इन्होंने जो बोया था, वही इन्होंने पाया है। और इन्होंने जो करनी की थी, जैसी करनी वैसी भरनी, इनके पक्ष की नींव ही ऐसी किसी के पीठ पे खंजर डाल के इन्होंने नींव बनाई थी। तो अब उनके सामने वही आया है। और बीजेपी के लिए ऐसा बोलना और बीजेपी ने ऐसा किया है, ये रोना, ये तो इनकी फितरत में है। अभी बीजेपी जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो संताजी और धनाजी थे, उनको ये सब जो विरोधी पक्ष के थे और जो विरोधी थे, शत्रु थे, उनको वो सब पानी में भी दिखते थे। वैसा ये विरोधी लोग का हो गया है। ठीक है, प्रशांत पवार जी, बिल्कुल आपकी बात। पार्टी हेडक्वार्टर पर क्लेम होगा क्या? पार्टी हेडक्वार्टर पर क्लेम आपका जिस तरीके से पार्टी हेडक्वार्टर एनसीपी हेडक्वार्टर मुंबई पे, उसका क्लेम आपका है क्या? बिल्कुल क्लेम रहेगा ना हमारा, क्यों नहीं रहेगा? हमारी पार्टी है ना, हम थोड़ी ना अलग हुए हैं। ठोमरे जी मना कर रहे हैं, ठोमरे जी मना कर रहे हैं, ठोमरे जी, लेकिन ये देखिए हमारी ओरिजिनल पार्टी राष्ट्रवादी है। राष्ट्रवादी की 80% जो पूरे पदाधिकारी है वो हमारे पास में है। नहीं, वो पार्टी ऑफिस जो है गवर्नमेंट फंड्स के हिसाब से करें। जो पार्टी ऑफिस जो वहां का है मुंबई का, ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अगर गवर्नमेंट हमको देती है तो हम ले लेंगे। ठीक है, चर्चा ये लंबी चर्चा चल रही है और इसका अंत मुझे नहीं लगता होगा। आने वाला समय किस तरीके से आएगा, क्या होगा, उसके बारे में चर्चा आप सभी से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करना चाहूंगा, समय का अभाव है, माफ कीजिएगा, वरना चर्चा को और आगे बढ़ा जाता। राजपुंज जी आपका धन्यवाद, जयदीप एनके जी धन्यवाद, चंद्रकांत ठोमरे जी आपका धन्यवाद, साथ ही साथ प्रशांत पवार जी आपका धन्यवाद, माधुरी आदवन जी, आप सभी का किसी का नाम छूट गया तो माफी चाहते हैं, लेकिन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ पर चर्चा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर अजीत पवार वर्सेस शरद पवार जिस तरीके से हो रहा है, और यहाँ पर अजीत पवार गुट को एक जीत हासिल हुई है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह उनके नाम आ गया है, हेडक्वार्टर पर क्लेम, और आगे क्या घटनाक्रम रहेगा, आगे क्या होता है, उसकी पल पल अपडेट्स आपको सुदर्शन न्यूज पर लगातार मिलती रहेगी। आज के लिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी एक नए बड़े मुद्दे के साथ। जय हिंद।